राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आदमी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए और इस बात का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 58। 58 अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बताता है। कैसे याद करेंगे भाई? 58 को मान लें 18 इंच, क्या मान लें इसको? 58 को मान लें 58, 58 क्या मान लें? 58, 58 माने 18 इंच। 18 मानी जो भारत का नागरिक होगा वही तो राष्ट्रपति बनेगा, तो 58 हो जाएगा। 18 इंच माने योग्यता क्या है कि वो सबसे पहले क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक का मतलब भारत का नागरिक, ये कोई फिक्स नहीं है कि जन्म से ही हो या बाद में हो या 6 वर्ष से या 10 वर्ष से, कुछ नहीं है। वह केवल भारत का नागरिक होना, भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? पहली योग्यता क्या है उसका? भारत का नागरिक हो। ये राष्ट्रपति की पहली योग्यता है। वह लगभग उसकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका है, 35 साल उसकी आयु पूरी हो गई हो, वो राष्ट्रपति बनने का दावेदार कर सकता है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख दो। इसके बाद में दूसरी योग्यता, तीसरी होगी पहली भारत का नागरिक, दूसरी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरी योग्यता है तीसरी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख दो। जो एक लोकसभा का सदस्य बन सकता है उतनी योग्यता रखता हो तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वह किसी लाभ के पद पर न हो। वह व्यक्ति को कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कौन कैसी योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले सबसे बड़ी बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वो उसमें योग्यता होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 58 में 18 ये हो जाएगा याद से। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। मैंने कहा था भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं जन्म से ही हो, कभी भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। निम्नलिखित लाभ का पद क्या होता है? देखो, निम्नलिखित 4 पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अतः इन चारों पदों पर आसीन व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 4 पद होते हैं जो लाभ के पद में नहीं आती। इसके अलावा और सब पद लाभ के पद में। कौन कौन सा? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कोई लाभ का पद नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति अब है, राष्ट्रपति बना हुआ कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है, यदि दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। बिना त्याग पत्र दिए फॉर्म लगा सकता है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति, जिसे राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति है, यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधा चुनाव लड़ सकता है। एक राज्यपाल हो गया। राज्यपाल भी कोई लाभ के पद पर नहीं आता है। राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। उसके बाद में इस्तीफा देने की, उसे बाद में इस्तीफा दे देगा चुनाव जीतने के बाद, पहले इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री, किसी भी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार हो चाहे कोई राज्य सरकार हो, को किसी भी मंत्री के पद पे, किसी भी मंत्री हो, कोई भी मंत्री पद पे हो, उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव लड़े, जीतने के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। ये लाभ के पद में नहीं आते। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कोई भी मंत्री, कोई राज्यपाल, ये लाभ के पद में नहीं आते। इनके अलावा और पद होते हैं जो आपको, कोई भी सरकारी कर्मचारी, ये लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं, ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। कौन सा मंडल? निर्वाचक। भाई उसका चुनाव करवाएगा कौन कौन? इस बात का 54 भाई राष्ट्रपति का 54 यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उसको निर्वाचक मंडल क्या चौकन्ना रहना पड़ता है। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, भारत का सबसे पहले नागरिक का चुनाव, सबसे भारत का सबसे बड़े पद का चुनाव है, इसलिए 54 से मानी चौकन्ना रहना पड़ता है राष्ट्र चुनाव। तो निर्वाचक मंडल क्या होगा? 54 में। 58 में 18 हो जाए योग्यता होगी 58 में, 54 में होगा निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन? संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदन। अब देखो, संसद के दोनों सदन कौन कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों के निर्वाचित जो जनता द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं, वही सदस्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे नहीं, राष्ट्रपति देखो 2 सदस्य पहले लोकसभा मनोनीत करता था और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता था। अब ये सदस्य राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है और तो वो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है।
उनको क्या वोट देने का अधिकार है, किनको राष्ट्रपति के चुनाव में, किनको राज्यसभा के 12 सदस्य और लोकसभा के 2 सदस्य। आजकल लोकसभा के 2 सदस्य की सीटें काट दी गई है, आजकल वर्तमान में दोनों सीट खत्म कर दी गई है, लेकिन 2 सदस्य तो ये और 12 राज्यसभा के, ये दोनों 14 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। वर्तमान में 12 नहीं लेते। तो लोकसभा में कितने लेते हैं? 543 सदस्य, जो कि प्रत्येक सभी राज्यों से जो लोकसभा के सदस्य जो सांसद चुन के आते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। और राज्यसभा से लेते हैं 233 सदस्य। इस समय कुल 776 सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के। तो 776 सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा में राज्य की जो विधानसभा, केवल विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा, राज्य के जो विधानसभाएं के उनके विधानसभा केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और पूरे भारत के जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके 4020 सदस्य होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा? दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। भारत में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। एक तो दिल्ली के जो कि भारत राष्ट्रीय राजधानी है, और एक पुडुचेरी। केवल इन दोनों के ही विधानसभा। अब दिल्ली में कितनी सीट है? विधानसभा की 70 सीट है, और पुडुचेरी में कितनी? 30 सीट है। तो 70 + 30 यानी 100 सदस्य, ये केंद्र शासित प्रदेशों से 100 सदस्य आते हैं कुल। याद करने की बात है कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो 100 सदस्य भाग लेते हैं। पहले दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग देने का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 द्वारा। कब हुआ? 1992 में होता 70वां संविधान संशोधन। इसमें इनको शामिल करने के लिए सिफारिश की, और 70वां संविधान संशोधन के बाद में दिल्ली और पुडुचेरी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। अब कितने सदस्य हो गए? सांसद कितने हो गए? टोटल संसद के सदस्य हो गए 776, विधायक हो गए 4120। कितने हो गए? 4120। 4020 तो विधानसभा के हैं और 100 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के, इसलिए विधायक कितने हो गए? 4120। कुल 4896 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कितने? 4896 सदस्य कुल है जो इसमें भाग लेते हैं। निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। कौन कौन सदस्य? चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, इनके जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव में भाग 3 ही लेते, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। अब इनके जो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। एक बात। दूसरी बात, विधान परिषद के सदस्य, किसी भी राज्य में कोई विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सीधी सी बात यह याद रखने की है कि राष्ट्रपति चुनाव में 3 लोग भाग लेते, एक लोकसभा के संसद के सदस्य, एक विधानसभा के सदस्य। अब संसद सदस्य में 2 हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, वर्तमान में 776 सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। कितने? 776 सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य 790 भाग लेते हैं। ये याद रखने की बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो केवल 776, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 790। 790 कहाँ से आ गए कि 12 सदस्य तो हो गए राज्यसभा के जो मनोनीत करते, और 2 सदस्य लोकसभा के, 14 सदस्य में और जोड़ देंगे। जब 776 में 14 सदस्य और जोड़ेंगे तो 790 सदस्य भाग लेते उपराष्ट्रपति के। अब आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग क्यों लेते? इसलिए लेते कि उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता, उपराष्ट्रपति उनको मनोनीत नहीं करता। इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग ले सकते, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते मनोनीत सदस्य। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते, विधानसभा के सदस्य। कौन से? क्या कह रहे हैं प्रश्न? मान लें राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें तो ऐसे सदस्य जो भाग लेते हैं, लेकिन ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते वो कौन से? विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है तब विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं वो संसद के मनोनीत सदस्य।
जो संसद के मनोनीत सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में जो 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो 14 सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते, लेकिन जब राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, उस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब निर्वाचन, निर्वाचन क्या हो गया, 55। कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन को, निर्वाचक मंडल तो था 54 और निर्वाचन मंडल क्या था 55। निर्वाचन कब कराएंगा, 55। देखो पैच पै न लास्ट में आ रहा, निर्वाचन लास्ट में आया था, 55 पैच पै न और निर्वाचन, तो पैच पै न निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं, उनका मत का मूल्य कैसा होता है भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के सदस्य और राज्य की विधानसभा, इन सभी सदस्यों का मत का मूल्य समान नहीं होता है। संसद सदस्यों का और सांसदों का और विधायकों का मत का मूल्य क्या अलग अलग होता है। मत का मूल्य को निर्धारण का आधार जनसंख्या पर रखा गया। भारत में क्या है, जो मत का जो मूल्य निकालने का जो आधार है, वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। किस आधार पर, कि जनसंख्या के आधार पर मत का मूल्य किया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ, 1976 में। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। द्वारा 1971 की जनगणना को मत के मूल्यों के निर्धारण हेतु निर्धारित कर दिया गया है। अब भारत में अभी राष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे, अभी इस राष्ट्रपति के चुनाव में कब से भारत की जो जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया 1971 में भारत की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। जिन राज्यों में जितनी जनसंख्या थी उस जनसंख्या के आधार पर वहाँ के विधायकों का मत का मूल्य निकाला जाता है। विधायक का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, राज्य की जनसंख्या, जितनी उस राज्य की जनसंख्या होगी उसमें उस राज्य की जो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य उसको भाग देंगे और 1000 से गुणा करते हैं, तो ये विधायक का एक मत का मूल्य निकाला जाता है। सांसद का मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, समस्त विधायकों के मत का मूल्य का योग, मान लें समस्त विधायक जिस राज्य में जितने विधायक उन सबका मतों का योग बटा निर्वाचित सांसद, कितने निर्वाचित सांसद 76, इनका भाग देते हैं। यूपी के एक विधायक का मत का मूल्य 208 सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत का मूल्य वर्तमान में 208 है। कितना आता है, 208। पूरे भारत में सबसे अधिक है। यूपी के एक विधायक का मत का मूल्य कितना, 208। राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य 129 है और सिक्किम का 7, सबसे कम विधायक का मत का मूल्य सिक्किम का कितना, सिर्फ 7 है। एक सांसद का मत का मूल्य 708 है। एक सांसद का मत का मूल्य कितना, 708 है। सांसद का मत का मूल्य तो सभी का बराबर है, 708 हर सांसद का। समस्त विधायकों के मत का मूल्य का योग, पूरे विधायकों का मत का मूल्य योग निकला 5,49,474। कितना हो गया, पूरे भारत के जितने विधायक है उन सब का विधायकों का मत का मूल्य का योग हुआ 5,49,474। ये तो होगा विधायकों का। और सांसदों के मत का मूल्य का योग हुआ 5,49,408। लगभग दोनों का बराबर ही है, 549 बराबर है, पूरी 474, इधर 408। इसलिए भारत के राष्ट्रपति में कुल मतों का योग होता है 10,98,882। भारत में कुल मतों का योग होता है 10,98,882। एक राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत हो जाती है। अनुच्छेद 71(3) के अनुसार, अनुच्छेद 71(3) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन संसद विधि बनाकर कर सकती है। क्या कह रहा है, अनुच्छेद 71(3) में लिखा हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 71(3) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव का नियमन संसद विधि बनाकर कर सकती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास है, संसद में निहित है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का निर्धारण करने की शक्ति भारत की संसद के पास होती है। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया गया है। कब, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कौन सा, 1952 पारित किया गया। कौन सा अधिनियम, 1952। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया तथा इस अधिनियम में राष्ट्रपति के निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया को निर्धारण किया गया है। तो कौन सा अधिनियम, 1952 का अधिनियम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये तय की गई। कितनी राशि, जमानत राशि 15,000 रुपये। नामांकन पत्र, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र कम से कम 50 सदस्यों द्वारा
प्रस्तावित होता है और 50 अन्य सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यानी एक राष्ट्रपति बनने के लिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं वो कम से कम उसके पास 100 सदस्य होता है, तो वो जाकर चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि 50 सदस्य तो उसका नामांकन पत्र जो करे नामांकन पत्र देगा उसमें 50 सदस्य द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 सदस्य उसको अनुमोदित करने वाले होने चाहिए। कितने क्या करने 50 सदस्य उसको अनुमोदित करने वाले। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले उसको जिसके पास 100 सदस्य हैं और जो 15,000 राशि जमा करा सकता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ना उस सदस्य योग्यता थी ना आखिर को होना चाहिए, वो तो होनी चाहिए। इनके अलावा ये 2 चीज़ हो रहा है कि जमानत राशि 15,000 जमा कराएगा। इसके अलावा उसके पास जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल में भाग लेने वाले सदस्य वो 100 सदस्यों के पास होने चाहिए। क्योंकि 50 सदस्य उसके नामांकन पत्र के सदस्य प्रस्तावित करेंगे, नामांकन पत्र प्रस्तावित करेंगे और 50 सदस्य उनके अनुमोदित करेंगे। निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का महासचिव अथवा राज्यसभा का महासचिव निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। निर्वाचन अधिकारी कौन होता है इसमें राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का महासचिव होता है या अथवा राज्यसभा का, एक बार लोकसभा महासचिव हो जाएगा, एक बार राज्यसभा का महासचिव, कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन स्थल का निर्वाचन भारत का राष्ट्रपति चुनाव किस जगह होता है? राष्ट्रपति निर्वाचन में विधायक विधानसभा में तथा सांसद संसद में मतदान करते हैं। क्या करा निर्वाचन स्थल क्या हो गया? राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जो विधायक होते हैं वो तो अपनी विधानसभा में ही तथा सांसद होते हैं वो संसद में मतदान करते हैं। सांसद तो अपनी संसद है, तो संसद है, लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। जहाँ जहाँ पर संसद है वहाँ अपने वोट देंगे और विधायक अपने अपने विधानसभा में उनका वोट देते हैं। थैंक यू दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए।